डेटा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्यू। ठीक है, तो क्यू को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसकी कैटेगरी देख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर को हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक को प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरे को नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का नाम दिया गया था। नॉन प्रिमिटिव को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर फॉल करते हैं। लीनियर कैटेगरी में हमारे पास एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। तो इस तरह से क्यू हमारे पास लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो क्यू हमारे पास क्या है? एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो कि नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्यू एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होती है, जो कि जिसके अंदर एलिमेंट्स वन एंड से ऐड किए जाते हैं और दूसरे एंड से रिमूव किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू के दो एंड होते हैं। एक को हम इंसर्शन एंड कहते हैं और दूसरे को हम डिलीशन एंड कहते हैं, जहां से रिमूवल होनी है एलिमेंट की। ठीक है, तो जो इंसर्शन एंड है, जिस एंड से एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं वेयर एंड। और जहां से हमने जिस एंड से हमने रिमूव करना है, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड या हेड एंड। ठीक है, तो क्यू के अंदर जो कंसेप्ट यूज होता है, उसको हम फाइफो कंसेप्ट बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली क्यू एक एडीटी है। एडीटी मींस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। ये भी एक कंसेप्ट का नाम है, जिसमें जो कंसेप्ट यूज होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट पहले इन होगा, वो पहले आउट होगा। यानी जो आप पहले एलिमेंट प्लेस करेंगे क्यू के अंदर, वो सबसे पहले आउट होगा, और जो लास्ट में इन हुआ होगा, वो लास्ट में आउट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कंसेप्ट फॉलो करता है इसमें, कि यानी कि जो एंट्री आप पहले करेंगे वो पहले आउट होगी। ठीक है, तो उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। रियल लाइफ में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होती हैं। जैसे आप बुक शॉप पे जाते हैं और कुछ बुक्स परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद आपने पेमेंट का प्रोसेस अप्लाई करना होता है, मींस के पेमेंट प्रोसेस से गुजरना होता है। तो पेमेंट करने के लिए बुक्स की जो आपने परचेजिंग की है, उसकी पेमेंट करने के लिए आपको कैश काउंटर पे जाना पड़ता है। तो ऑलरेडी अगर वहां पे क्यू बनी हुई है, तो आप उस क्यू का हिस्सा बन जाएंगे। और कैसे हिस्सा बनेंगे उस क्यू का? आप लास्ट में इन हो जाएंगे। मींस के काउंटर के ऊपर फ्रंट पर जो भी कस्टमर, जो भी क्लाइंट खड़ा होगा, तो पहले सर्विस उसको मिलेगी। तो इस तरह से आपकी सर्विस तमाम, आपके आगे जितने भी लोग वेटिंग क्यू में होंगे, वो तमाम अपनी सर्विस अवेल करने के बाद फिर आपकी टर्न आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप बैंक के बाहर जाते हैं फी पे करने के लिए, तो आपके सामने कैशियर का काउंटर होता है, और कैशियर के काउंटर के फ्रंट पर जो भी बंदा होता है, पहले फी उसकी पे होती है, यानी उसको पहले सर्विस मिलती है। और जो बाद में इन होते जाते हैं, वो क्यू के बैक साइड से इन होते जाते हैं, और जैसे उनकी टर्न आती है, वो फ्रंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वन बाय वन आपका जो इंसर्शन है वो बैक साइड से, डिलीशन जो है वो फ्रंट साइड से। मींस के दो एंड हमने बात की थी कि क्यू के दो एंड होते हैं, एक फ्रंट साइड और एक रियर साइड। फ्रंट साइड से आउट होना है, रियर साइड से इन होना है। मतलब इस अगर कस्टमर को सर्विस अवेलेबल होती है, तो इसको सर्विस मिलने के बाद ये यहाँ से इस क्यू से आउट हो जाएगी। और फ्रंट पे कौन आ जाएगा? ये जो एक कस्टमर है, ये फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्रंट से आपकी रिमूवल होगी, और बैक साइड से आपकी एंट्री होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक एग्जांपल है कि हम जब प्रिंटिंग की कमांड देते हैं, तो आपके पास प्रिंटर के अंदर भी एक क्यू यूज होता है, जिसमें मल्टीपल आपकी जो कमांड्स हैं उनको हैंडल किया जाता है। मतलब यहाँ पे दो फाइल्स को प्रिंट करने के लिए कमांड दी गई है। एक कमांड एलोकेट हुई है प्रिंटर को 12:26 पे, और दूसरी कमांड 12:27 पे। तो ये दो कमांड्स हैं जो कि वेटिंग में है, प्रिंटर की क्यू में है, जिसमें प्रिंट होना है। तो सबसे पहले जो कमांड इन हुई है, पहले उस फाइल को प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंटर पहले इस फाइल को प्रिंट करेगा जो 12:26 पर फाइल इन हुई है। ठीक है, उसके बाद 12:27 पर जो फाइल आई है, उसको उसके बाद वो प्रिंट होगी। ठीक है, पहले 74 पेजेस प्रिंट होंगे, उसके बाद 28 पेजेस। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है कि हम क्यू को कंप्यूटिंग में किस तरह से यूज करते हैं। बेसिकली क्यू को हम कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सिनेरियो में हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे प्रिंटर क्यू की अभी आपने एग्जांपल देखी है, इसी तरह आपके पास कीबोर्ड है, उसका इनपुट बफर होता है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ जॉब्स जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस को हैंडल किया जाता है, वो डिफरेंट क्यूज में प्लेस किया जाता है। ठीक है, जैसे जॉब क्यू होता है। और इसी तरह से जब आप सीपीयू स्केड्यूलिंग आप परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो उसमें भी क्यू यूज होता है। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की एक कंसेप्ट है, वो भी उसके साथ भी आप क्यू यूज करते हैं। इसी तरह मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है। मुख्तलिफ किस्म की सीपीयू शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग में आप क्यू यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आपने डाटा ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, देन तब भी आपके क्यू यूज होते हैं। अगर आप नेटवर्किंग पॉइंट से भी देखें तो नेटवर्किंग में एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जितना भी डाटा सेंड करता है वो रिसीवर एंड पर क्यू में प्लेस किया जाता है, और सेंडर साइड से भी क्यू में ही प्लेस किया जाता है बिफोर सेंडिंग। ठीक है, सेंडिंग से पहले भी क्यू में रखा जाता है, और जब सेंड हो जाता है देन दूसरे एंड पर, रिसीवर एंड पर उसको क्यू में प्लेस किया जाता है ताकि मुकम्मल तौर पर डाटा रिसीव हो जाए। ठीक है, क्यू के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यू के ऊपर आप मुख्तलिफ ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, इज एम्प्टी, इज फुल। तो इस तरह के ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं क्यू के ऊपर। ठीक है, इंसर्शन से मुराद ये है कि आपने एक नया एलिमेंट या नया आइटम आपने क्यू के अंदर इंसर्ट करना है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एन क्यू। ठीक है, सिंपली इसका दूसरा नाम एन क्यू है। और इसी तरह से डिलीशन से मुराद ये है कि एग्जिस्टिंग एलिमेंट को जो फ्रंट एंड पे है, उसको आपने रिमूव करना है, तो उसको हम बोलते हैं डी क्यू। और इसी तरह से अगर आपने डिटरमिन करना है कि क्यू आपका एम्प्टी है या फुल है, तो उसके लिए इज एम्प्टी और इज फुल का फंक्शन आप बना सकते हैं अपनी कोडिंग में। ठीक है, क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, और दूसरा सिनेरियो हमारे पास लिंक बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने क्यू को इंप्लीमेंट करना है, या तो आप एरे के साथ करेंगे या लिंक लिस्ट के साथ करेंगे। तो एरे के साथ या लिंक लिस्ट के साथ आपको दो रेफरेंस ऑपरेटर, या यूं कह लें कि दो इंडेक्स ऑपरेटर, आपको इंडेक्स वेरिएबल चाहिए होते हैं जो कि इंडिकेट करे कि फ्रंट के लिए कौन सा आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं और रेयर के लिए आप कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, जो कि आपको बताएगा कि ये फ्रंट एंड है और ये रेयर एंड है। एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, क्यू को हम एरे के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेट्स से एक क्यू, एक एरे है जिसका नाम क्यू है। ठीक है, उसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और उसके लिए उसके फ्रंट एंड और रेयर एंड के लिए दो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम रेयर है और दूसरे का नाम फ्रंट है। ठीक है, हम सिंपली इनको शॉर्टकट वे में हम आर और एफ भी यूज कर सकते हैं। हम आर और एफ यूज करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब रेयर और फ्रंट 0 पर हो या नल पर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि क्यू आपका एम्प्टी है। क्लियर? यहाँ पे देखें, क्यू आपके पास एक एरे है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है। ठीक है, एन की वैल्यू 7। इसके बाद आप देखें कि इस वक्त क्यू आपका एम्प्टी है, तो एम्प्टी होने की वजह से रेयर और फ्रंट दोनों ही 0 पर हैं। ये एल्गो पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। ठीक है, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एरे आपकी जो स्टार्ट होती है, इंडेक्स आपका जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 प्लेस किया है, इसका मतलब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं इस एरे के लिए, इस क्यू के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने 0 वो इंडेक्स चुना है जो कि इस एरे का इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा आर और एफ आपका इस वक्त 0 पर है, जो कि इस क्यू का इंडेक्स नहीं है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि क्यू इस वक्त एम्प्टी है। नेक्स्ट देखें, आपके पास अगर एक फंक्शन आप यूज करते हैं इंसर्ट 25, तो सबसे पहले क्योंकि आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आपका फ्रंट भी वही होगा और रेयर भी वही होगा। मतलब आपके अगर आप कैश काउंटर पे एग्जांपल को सामने रखें कि आपके कैश
फ्रंट पर जो पहला बंदा है वही आपका रेयर साइड है, वही आपका फ्रंट साइड है, ठीक है। यानी रेयर साइड से इन होना है ना, तो बैक साइड से इन होना है, तो बैक साइड से इन होते हुए वही बंदा रेयर है, वही बंदा फ्रंट पर है, ठीक है। इसलिए आपने फर्स्ट टाइम रेयर और फ्रंट को पहली लोकेशन यानी कि 1 1 पर प्लेस कर देना है और वहां पर वैल्यू 25 इंसर्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हमने सिर्फ आर को आगे मूव करना है रेयर साइड से, यानी बैक साइड से इन होना है ना, तो बैक साइड से इन होने के लिए हमने आर को मूव करना है, तो लिहाजा आर को हमने 2 पर मूव किया और क्यू ऑफ 2 पर हमने वैल्यू 50 प्लेस कर दी। इसी तरह हम नेक्स्ट नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो आर को पहले मूव करेंगे 3 पर और क्यू ऑफ 3 पर वैल्यू 70 प्लेस हो गई एंड सो ऑन। इस तरह से करते करते आपके पास लास्ट वैल्यू भी आप प्लेस कर देंगे। जब आपकी लास्ट वैल्यू प्लेस होगी मींस के आर आपका 7 पर होगा, तो उस वक्त अगर आप गौर करें तो आपका क्यू इस वक्त फुल है। क्यू कब फुल है? जब एफ आपका 1 पर है और आर आपका 7 पर है। एफ 1 पर और आर 7 पर, यानी यहाँ पे देखें कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है इसमें नई वैल्यू के लिए, तो लिहाजा आपका क्यू क्या है? फुल है। तो लिहाजा आप एक कंडीशन बना सकते हैं कि क्यू कब फुल होगा? जब एफ 1 पर हो और आर आपका एन पर हो। क्लियर? नेक्स्ट देखें, हम अगर यहां से कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो किस साइड से होनी है? फ्रंट साइड से होनी है। तो फ्रंट कहां पर है? 1 पर है। तो सबसे पहले हम 25 को यहां से रिमूव करेंगे। तो 25 को रिमूव करने के लिए पहले 25 वहां से पिक करेंगे और एफ को क्या करेंगे? एफ को मूव कर देंगे इस एलिमेंट पर, मींस के एफ को 2 पर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें एफ आपके पास 2 वैल्यू पर 2 इंडेक्स पर आ चुका है और यहाँ से 25 हमने पहले पिक कर दी है। इसी तरह से अगर आपने 50 पिक करना है तो 50 पहले पिक कर लेंगे और एफ को कहाँ पे करेंगे? फॉरवर्ड मूव करेंगे, यानी 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे एफ में। तो इस तरह से देखें आपके पास 1 बाय 1 आपकी वैल्यू डिलीट होती जा रही है और डिलीट होने के बाद अब यहाँ पे देखें, अब आपका एफ और आर लास्ट एलिमेंट पर है, एक ही इंडेक्स पर है, मींस के आर और एफ दोनों 7 पर है। आर और एफ दोनों 7 पर है। जब दोनों 7 पर है, एक ही इंडेक्स पर है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्यू में एक ही एलिमेंट रह गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्यू में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको भी डिलीट कर देते हैं तो देन आपका जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा। जब एम्प्टी होगा तो एफ और आर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। एफ और आर की वैल्यू 0 होगी जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्यू एम्प्टी है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो है, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? इसको 0 कर देंगे क्योंकि इस वक्त ये किसी चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो लिहाजा एफ भी 0 पर है और आर भी 0 पर है, तो लिहाजा आपके पास क्यू जो है वो इस वक्त एम्प्टी है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इंसर्शन का फंक्शन है, प्रोसीजर है। इस एल्गो में देखें सबसे पहले हमने ये चेक किया है कि क्या क्यू फुल तो नहीं है। इंसर्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि क्या क्यू फुल तो नहीं है। तो फुल के लिए हमने एक कंडीशन बनाई थी कि एफ 1 पर हो और आर एन पर हो, तो देन क्यू फुल है। अदरवाइज तो आप प्लेस ही नहीं कर सकते ना उसमें वैल्यू। अगर फुल है तो आप प्लेस नहीं कर सकते। अगर फुल नहीं है तो फिर आप ये देखें कि आर 0 पर तो नहीं है। आर 0 का मतलब ये है कि ये पहला एलिमेंट है जो आपने इंसर्ट करना है। जब पहला एलिमेंट आपने इंसर्ट करना है तो आर और एफ को आपने पहले इंडेक्स पर आपने प्लेस कर देना, मींस के उसमें वैल्यू 1 असाइन कर देंगे, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में हमने की थी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये भी केस नहीं है तो एल्स केस में जस्ट आर को आपने फॉरवर्ड मूव करना है, 1 का इंक्रीमेंट करना है और 1 का इंक्रीमेंट आर में करने के बाद क्यू ऑफ आर पर आप एक्स वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी वैल्यू प्रॉपरली उसमें प्लेस हो जाएगी, क्यू के अंदर प्लेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट का फंक्शन। डिलीट के लिए आपने ये चेक करना होता है कि क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्या ऑलरेडी वो
अगर तो वो खाली है तो उसमें से हम क्या डिलीट करेंगे? अगर खाली नहीं है तो फिर हमने फ्रंट साइड से डिलीट करना है ना। तो पहले हम ये चेक करेंगे क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो f इजिकल टू 0 है तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है, कोई वैल्यू है, तो क्यू ऑफ f से वैल्यू पिक करें और x में असाइन कर दी। उसके बाद ये देखें कि f और r दोनों एक ही इंडेक्स पर तो नहीं है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा f और r दोनों 7 पर आ गए थे, तो उसको डिलीट करने के लिए मतलब वैल्यू तो हमने पिक कर ली है, फिर उसके बाद उसके इंडेक्स कहाँ पे चले जाएंगे? 0 0 पर, दोनों 0 पर चले जाएंगे। एल्स केस में f में 1 का इंक्रीमेंट करें और f फॉरवर्ड मूव हो जाएगा। जब f फॉरवर्ड मूव होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका अब फ्रंट पे नई वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है जी? तो ये आपके पास इंसर्ट फंक्शन जिसमें 4 चीजें होनी चाहिए, 5, क्यू, वेयर साइड, फ्रंट साइड, एक्स वो जो वैल्यू जो आपने इंसर्ट करनी है और नंबर ऑफ एलिमेंट, उसका साइज, क्यू का साइज। और डिलीट में देखें आर एफ एन, सेम उसी तरह से एक्स यहाँ से स्किप हो गया। एक्स हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं कि जिसमें हमने वैल्यू पिक करने के बाद रिटर्न करनी है, यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि आपके पास एक क्यू है और उसमें पहला एलिमेंट आपने रिमूव कर दिया है। जब पहला एलिमेंट आपने रिमूव कर दिया तो एफ आपका सेकंड इंडेक्स पर है और आर आपका एन यानी कि 7 लोकेशन पर है, 7 इंडेक्स पर है। तो अगर हम इसमें नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? एल्गो के मुताबिक इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आप एल्गो को देखें तो आपके पास एल्गो के मुताबिक इंसर्ट फंक्शन ये है जिसमें पहला ये लिखा हुआ है कि F1 और Rn के इक्वल हो तो आपका क्यू फुल होगा। तो इसके मुताबिक F1 पे तो नहीं है, F2 पर है, तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब फुल नहीं है। ये तो क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि R 0 पर तो नहीं है, R 0 पर भी नहीं है भैया, R 0 पर भी नहीं है, R तो N पर है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। इसका मतलब लास्ट वाली एल्स वाला केस चलेगा ना। तो R में 1 का इंक्रीमेंट होगा, R में क्या होगा? 7 था ना, 7 था, अब क्या होगा? 8 होगा। जब 8 होगा तो Q ऑफ 8 पे आप वैल्यू असाइन कर देंगे। क्या ख्याल है, 8 इंडेक्स इस Q का हिस्सा है? 8 इंडेक्स इस क्यू का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू आपकी मेमोरी में लॉस्ट हो जाएगी, लेकिन इस क्यू में शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो इस मसले के हल के लिए हम क्यू को यूज करते हैं एज ए सर्कुलर। इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए यानी मेमोरी को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हम सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट यूज करते हैं कि हम इसी एरे को सर्कुलेट कर देंगे, यानी इसी क्यू को हम सर्कुलेट कर देंगे तो हमारे पास सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट आता है। इसको समझने के लिए कुछ डायग्राम है, हम उसके मुताबिक देखते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक सर्कुलर क्यू बना हुआ है, यानी उसी एरे को हमने रोटेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 8, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इंडेक्स 0 से। जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो एम्प्टी है, इस वक्त क्यू एम्प्टी है, तो इसका मतलब एफ और आर यहाँ तो नल पर होंगे या -1 पर होंगे, क्योंकि ऐसा इंडेक्स होना चाहिए एम्प्टी होने पर जो इस क्यू का हिस्सा ना हो, इस क्यू के इंडेक्स का हिस्सा ना हो। तो लिहाजा आपके पास एफ और आर -1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आपके पास अगर आप एक नई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, पहली बार इंसर्ट करनी है, तो पहली बार इंसर्शन के लिए आर और एफ को पहले इंडेक्स पर प्लेस कर देना। तो पहला इंडेक्स आपके पास 0 है तो 0 पर प्लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अब f चेंज नहीं होगा, r चेंज होगा। नई वैल्यू इंसर्शन पर r आगे मूव करेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू देखें, r f आपका वहीं पे है, r आपका नेक्स्ट मूव हो रहा है। देखें r आपका नेक्स्ट मूव हो रहा है। इसी तरह अगर आप डिलीट करते हैं
डिलीट होगा फ्रंट साइड से, तो फ्रंट यानी एफ आपका 0 पर है, तो 0 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कौन सी है, 20। 20 को रिमूव करेंगे, 20 को रिमूव करेंगे, एफ आपका आगे फॉरवर्ड मूव होगा। इसी तरह अगेन 30 को रिमूव कर रहे हैं तो एफ एफ अगेन 2 पर चला गया, फॉरवर्ड मूव हो रहा है। और इसी तरह से आप 60 को रिमूव करेंगे तो एफ आपका 2 से 3 पर चला गया। ठीक है, अभी आप गौर करें, ये पुराने वाला केस जैसे लास्ट पर आर और एफ 7 पर थे, दोनों एक ही इंडेक्स पर थे, इस वक्त दोनों एक ही इंडेक्स पर है, तो उस वक्त हमने ये बात की थी, इसका मतलब ये होता है कि क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, जो कि इस वक्त 70 है। तो 70 को जब आप रिमूव करेंगे तो क्यू आपका अगेन एम्प्टी होगा। ठीक है, और आर और एफ आपका -1 पे चले जाएंगे। तो ये देखें, ये रिमूव किया, ये -1 पे चले गए और ये क्यू आपका अगेन एम्प्टी हो गया। क्लियर? यहाँ पे देखें कुछ केसेस हैं कि जब आपके सामने आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आर आपके पास n-1 लोकेशन पर है, n आपका 8 है ना, तो आर आपका कहाँ पे है, n-1, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट लिए, तो लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, n-1। आर आपका n-1 पर है और अब आपने एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो प्रीवियस एल्गो में हमने ये देखा था कि एक नई वैल्यू अगर इंसर्ट करते हैं तो 8वीं लोकेशन पर इंसर्ट होनी थी, जो कि उस वो जो कि क्यू का वो इंडेक्स नहीं था, तो वो वैल्यू लॉस्ट हो जाती है हमारी। लेकिन यहाँ पे सर्कुलेट करने की वजह से हमें एक बेनिफिट ये मिला कि हम मेमोरी को रीयूज कर रहे हैं, मेमोरी को यूटिलाइज प्रॉपरली कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस होने की वजह से हम क्या करेंगे कि अगर आपका आर n-1 पर है तो इसको फौरी तौर पर नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है, जो फर्स्ट लोकेशन है उस पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, आर आपका चला गया 0 पर और उस पे वैल्यू कौन सी प्लेस की, 45, जो भी आप वैल्यू प्लेस करना चाहें, लेकिन एफ आपका स्टिल 1 पर है। और अगर आप आर को कैलकुलेट करें तो आर आपके पास क्या कंसेप्ट आता है, r+1, हमने जो पढ़ा है प्रीवियस वन। तो यहाँ पे आप गौर करें, आर 7 पे था, +1 करें 8 हो गया, उसके बाद रिमाइंडर 8 से आप डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड कर लें। ये 8 क्या है, ये बेसिकली n है, n से आप डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर उसका फाइंड आउट करें। रिमाइंडर इसका देखें तो रिमाइंडर आपके पास 0 आता है, तो 0 इंडेक्स पर r को प्लेस कर देंगे। ठीक है, और अगर एक और चीज गौर करें, एक और नया कंसेप्ट आ गया कि अगर आपके पास f जो है r+1 हो जाए, f जो है r+1 हो जाए, तो उस वक्त भी आपका क्यू फुल होता है, उस वक्त भी आपका क्यू फुल होगा। यहाँ पे देखें, f जो है r+1 है, r आपका 0 है, +1 करेंगे तो 1, तो f आगे निकल गया r से, उस वक्त भी आपका क्यू फुल है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को नेक्स्ट देखें कि आपका r 0 पे था, आपने एक वैल्यू डिलीट की तो f आगे मूव कर गया। ठीक है, अब आपने इंसर्ट करनी है कोई वैल्यू तो इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस अवेलेबल है, तो स्पेस अवेलेबल होने की वजह से r 1 पे आया है और f आपका 2 पर ही है। और यहाँ पे भी देखें, f जो है r+1 है, r आपके पास 1 है और f क्या है, 1+1 2 पर है, तो इस वक्त भी q जो है फुल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, दूसरा एक केस है कि f जब आपका n-1 पोजीशन पर हो, यानी f आपका n-1 पोजीशन पर है और r आपका कहीं पे भी हो सकता है, इस वक्त 0 पर है, तो अगर आप इस वैल्यू को डिलीट करते हैं, फ्रंट से डिलीट होनी है, तो फ्रंट डिलीट होने के बाद आखिरी इंडेक्स पर है, तो इसको हम कहाँ पे रोटेट कर देंगे, पहले इंडेक्स पर। ठीक है, पहले इंडेक्स पर रोटेट कर देंगे और यहाँ पे उसी तरह से जिस तरह से r के लिए हमने कंसेप्ट यूज किया रिमाइंडर मॉडल होगा, इसी तरह हम f के लिए भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एल्गो है, प्रीवियस एल्गो की तरह है, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं कि जो आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा था उसी के मुताबिक इस कोड को मैंने लिखा है। तो सबसे पहले देखें कि अगर आपका इंडेक्स f 0 पर है और r n-1 पर है, या फिर f r+1 पर है,
उसी सूरत में आपका क्यू फुल है। एक केस आप देख चुके हैं, f इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू n, तो उस वक्त क्यू फुल था। उसको अगर जीरो इंडेक्स से हटाकर यानी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करें तो आपके पास f इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तब भी आपका फुल है। और दूसरा केस आपने अभी देखा था कि जब आपका f जो है r प्लस 1 हो जाए तब भी आपका क्यू फुल है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, देन आपका क्यू फुल होगा। ठीक है, अगर फुल नहीं है, स्पेस है, तो फिर आप देखें कि क्या पहला एलिमेंट तो नहीं आप प्लेस करने वाले। वो कैसे पता लगेगा कि r अगर आपका 0 है, 0 पर है, तो इसका मतलब r, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं r अगर -1 पे है तो आपका पहला एलिमेंट आप प्लेस कर रहे हैं। और पहला एलिमेंट प्लेस करने के लिए आपने क्या करना है, r और f को 0 पे प्लेस कर देना, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट किए। इसी तरह अगर आपके पास r जो है लास्ट पोजीशन पर है, n-1 इंडेक्स पर है, तो r को क्या कर देना, 0 असाइन कर दें। अदरवाइज क्या करें, r में 1 का इंक्रीमेंट करें और x क्यू ऑफ r पर आप वैल्यू प्लेस कर दें। अगर आप ये दोनों चीजें आप परफॉर्म नहीं करना चाहते तो आप ये लिख दें, r इज इक्वल टू r प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यानी रिमाइंडर ऑपरेटर n, n से आप डिवाइड कर दें तो आपका मॉडुलो जो भी जनरेट होता है, जो भी रिमाइंडर आपका आता है, तो वो r को एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने उसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया है, मींस के उसमें प्रीवियस स्लाइड्स में भी हमने इसको परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट फंक्शन है। डिलीट भी उसी तरह से, अगर आपका f-1 पे है तो q एम्प्टी है, अदरवाइज एम्प्टी नहीं है तो q ऑफ f से आप वैल्यू पिक कर लें x में, और उसके बाद अब आपने f और r की एडजस्टमेंट करनी है। अगर तो दोनों सेम लोकेशन पर है, सेम इंडेक्स पर है, f और r दोनों सेम लोकेशन पर है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को -1 पे प्लेस कर दें। ठीक है, -1 पे प्लेस कर देंगे क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट होगा ना, उसको डिलीट करेंगे तो आप r और f को -1 असाइन कर देंगे। इसी तरह से एल्स इफ, अगर आपका f लास्ट इंडेक्स पर है तो f को 0 पर प्लेस कर दें, या फिर f में 1 का सिंपल इंक्रीमेंट करें, और या फिर आप ये जो फॉर्मूला है इसके मुताबिक आप इसको यूज कर लें, आपकी दोनों सूरतों में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में आपने पूछ लेना है, या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने इस पूरे एल्गो की, मींस के सर्कुलर क्यू की आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है किसी भी लैंग्वेज में। अगर आपको C++ आती है, C++ में करें, या फिर अगर कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो उसमें आपने परफॉर्म करनी है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।